नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का जीके बाई विनोद सर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के आज ही हमारा तीसरा और अंतिम वीडियो है। इसमें आज बात करेंगे भारत की जलीय सीमा, जो जल से लगी हुई जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो इसे दो पार्टों में बांटकर इसका हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्य भूमि और दूसरी है द्वीप समूह भूमि। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एक बार एक चित्र बना देता हूँ उसका और फिर देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए ये भारत का वो क्षेत्र है जो दक्षिणी भारत बोलते हैं जिसको, और जो तट की जो शुरुआत होती है वो इधर से होती है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए इधर गुजरात है, ये गुजरात है। इसके बाद में इधर महाराष्ट्र है, यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसे है गोवा बोलते हैं, गोवा। और एक के इधर है, एक के नीचे है। एक के का मतलब है कर्नाटक और नीचे वाले का मतलब है केरला। और इसके साथ में अगर यहाँ देखें तो ये है तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश और इसके बाद है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो राज्य हैं, राज्यों की जो संख्या वो इस प्रकार है कि जो पश्चिमी तट है इस पर कुल राज्यों की संख्या है 5, और जो पूर्वी तट है इसमें राज्यों की संख्या है 4। तो कुल तटीय राज्यों की संख्या हो जाएगी 9। तो पेपर में लगातार पूछा जाता है कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो तटीय राज्यों की संख्या है 9, और इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तटीय राज्य 9 हो जाएंगे और इन तटीय राज्यों को बोलेंगे मुख्य भूमि। क्या बोलेंगे? जो मुख्य भूमि है इससे कितनी लगी हुई है, जो तटीय सीमा से जो लगने वाले जो राज्य हैं और इनकी जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके बाद में बात करेंगे हम द्वीप समूह वाले प्रदेशों की। अगर द्वीप समूह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए अगर हम द्वीप समूह की बात करें, द्वीप समूह, जो द्वीप समूह है, देखिए द्वीप समूह, अगर द्वीप समूह की अपन बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि 1416.6 किलोमीटर द्वीपीय सीमा है। और द्वीप का मतलब है द्वीप लगे हुए हैं 4 द्वीप। फर्स्ट ऑफ ऑल लक्षद्वीप, एक है AND, अंडमान, AN, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2 हो गए। एक हो गया पांडिचेरी, या इसे हम पुडुचेरी बोलते हैं। क्या बोलें? पुडुचेरी या पांडिचेरी, 3 हो गए। और एक साइड में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादर नागर हवेली, ये दमन द्वीप और दादर नागर हवेली, जो दोनों संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये लगे हुए हैं जो द्वीप समूह हैं, इनसे सीमा लगी हुई है। ध्यान रखें जो द्वीप समूह हैं उनको किस हिसाब से बांटा गया है, ये आपको बहुत अच्छे समझना है। तो आप समझ पाए होंगे कि जो तटीय सीमा है इसे मुख्य भूमि वाली सीमा बोला गया है, और इसकी जो जो क्षेत्रफल है लंबाई में वो है 6100 किलोमीटर, और इनकी संख्या 9। तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 प्लस, और जो द्वीप हैं द्वीप समूह उनकी संख्या जिन्हें यूटी बोलते हैं, जो द्वीप समूह हैं और उनकी संख्या हो जाएगी 4। पेपर में आपसे पूछा जाए कि कुल जलीय जो स्थलीय सीमा है उससे कितने राज्य लगे हुए हैं, तो लगे हुए हैं 13। कितने लगे हुए हैं? 13। 13 किस प्रकार हैं? 9 तो हो गए मुख्य राज्य और 4 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो आपसे वो घुमा के कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। वो आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकता है, वो आपसे मुख्य राज्य पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से। और आगे देखिए क्या लिख रहा है इसमें। अगर बात कर लेते हैं हम इस बात की कि कई बार पूछता है कि भारत की जलीय जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई क्या है। अगर वो तटीय कह रहा है, तटीय, तो हो जाएगी 6100 किलोमीटर, 6100। अगर वो बात कर रहा है द्वीप समूह की, द्वीप समूह, और द्वीप समूह की बात कर रहा है तो वो हो जाएगी 1416.6 ये किलोमीटर में होती है, इसे वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर और इसके आगे। और इसके बाद में अगर कुल की बात करें अपन, यहाँ कुल लिख देता हूँ मैं, कुल, तो कुल हो जाएगी ये 7516.6 किलोमीटर। तो ये इसकी क्या है? किलोमीटर है लंबाई।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वो तटीय पूछ रहा है आपसे, द्वीप समूह की पूछ रहा है, या कुल जलीय सीमा पूछ रहा है। तो इन तीनों फैक्टों को अलग अलग आपको ध्यान रखना है। अगर आप अलग अलग ध्यान नहीं रखेंगे निश्चित रूप से ये नुकसानदायक है और कहीं भी प्रश्न आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें साफ स्पष्टली लिखा हुआ है, भारत की जो जलीय सीमा पर स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यानी जो जलीय सीमा है वो देख लीजिए। तो यहाँ साफ लिखा हुआ, मैंने पहले ही समझा दिया आपको, ये डेस्क्रिप्टिव में लिखा हुआ है। राज्य हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, 5 तो हो जाएंगे पश्चिमी जो घाट है उस पर, और 4 हो जाएंगे पूर्वी घाट पर, और यूटियों की संख्या हो जाएगी 4, यानी जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 है। यानी जलीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं, और सर्वाधिक सीमा किसकी लगी हुई है और न्यूनतम सीमा किसकी लगी हुई है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तटीय राज्यों की बात कर रहे हैं पहले, तो जरा देखना एक बार। अगर अपन देखें गुजरात की सर्वाधिक लगभग 1600 किलोमीटर है। देखिए इनके अलग अलग डाटा मिलते हैं, आरबीएससी की किताब, एनसीईआरटी की किताब, सभी किताबों में और अनेक राइटरों की किताब देखी होंगी, इसका क्या अलग अलग कैलकुलेशन होता है। इसलिए बहुत कम संख्या में है, वो इसका एग्जिट डाटा देकर नहीं पूछता, क्योंकि ये जो प्रश्न फिर है विवाद के घेरे में चला जाता है। तो वो पूछेगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। तो इसके बाद में आंध्र प्रदेश है। अगर मैं इस एक बार फिर से आपको एक मैप बना के दिखा देता हूँ, तो ज़रा देखना आप थोड़ा सा। देखिए इस तरह से क्या है, ये दक्षिणी भारत का हिस्सा है, और यहाँ पे क्या है, जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे गुजरात। क्या है? गुजरात। मैं गुजरात लिख देता हूँ, थोड़ा सा सिंबल बना देता हूँ। और गुजरात को अगर हम सीधे यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा एपी। एपी मीन्स हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु। क्या आ जाएगा नीचे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? तमिल। तो तमिलनाडु हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट हम आगे बढ़ा देंगे, और इसे ले जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो आप समझ पाए होंगे, यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा। और मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ चले तो यहाँ पे गुजरात है, यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश है। अगर इसको नीचे थोड़ा घुमा के ले आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु। अगर इसी को हम यहाँ आगे ले आते हैं इधर घुमा के, ये वाले पोर्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर ऐसे इसका आयत बन रहा है। तो इस तरह से आप आराम से समझ पाएंगे कि इसका जो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, तटीय जो सीमा लगी हुई है, सबसे ज़्यादा जो घटता क्रम है वो दिया गया है, अवरोही क्रम। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसकी लगी हुई है? गुजरात की। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए आंध्र प्रदेश, नीचे आ गए, नीचे देखा हमने तमिलनाडु, और फिर आगे आए तो महाराष्ट्र। इस तरह से तो ये 4 राज्य हो गए घटते क्रम में, और 4 राज्य हो जाएंगे बढ़ते क्रम में। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए जो सबसे कम लगी हुई है, जो न्यूनतम सीमा है, वो लगी हुई है गोवा की। जैसे हम किसी को कन्यादान करने जाते हैं ना, 101, तो 101 किलोमीटर है मात्र इसकी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी तटीय सीमा की लंबाई? गुजरात की, और सबसे कम किसकी है? गोवा की। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसका बढ़ता हुआ क्रम है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, उड़ीसा है, बचा है केरल। अब केरल ना तो इधर से आया ना इधर से आया, ना आने के पीछे कारण क्या था? 4 घटते क्रम में लिखे हमने और 4 बढ़ते क्रम में लिखे, तो एक है केरला। तो मैंने आपको मैपिंग करके दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से क्या है, एक केरल है जो तटीय राज्य है। तो 4 इधर दिख रहे हैं, 4 इधर दिख रहे हैं, 8, और एक बीच में दिख रहा है 9। तो 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। और इसके बाद देखेंगे द्वीप समूह वाले प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ देखिए इसका मैपांकन भी किया गया है कि यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये गोवा है, कर्नाटका है और केरला है। इधर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो अभी हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा गुजरात की लगी हुई है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की है, और उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र। ये इनका सीक्वेंस है, घटता हुआ क्रम है। अगर बढ़ता हुआ क्रम देखें, सबसे पहले गोवा बताया था हमने आपको, गोवा के बाद में वेस्ट बंगाल बताया था, और वेस्ट बंगाल के बाद देखिए हमने बताया था आपको कर्नाटका और उड़ीसा। इस तरह इनकी क्या है, सीमा बढ़ते क्रम में लगी हुई है। और देखिए अब यहाँ देखिए बी पार्ट में देखिए जो ये लिखा हुआ है, जलीय सीमा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं। पेपर में आपसे पूछे कि जो जलीय सीमा है इसको छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी संख्या 4। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद दादर दमन द्वीप व दादर नागर हवेली। देखिए इन दोनों को एक मर्ज कर दिया गया है। ये प्रश्न करंट का भी रहेगा कि कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको अब मर्ज करके एक कर दिया गया है, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली को। एक पांडिचेरी हो जाएगा जो तमिलनाडु के पास में आता है, और जो लक्षद्वीप है जो ये अरब सागर में आता है। तो देखिए आपको मैंने कल भी बताया था, एक बहुत अच्छा प्रश्न बताया था कि जो पांडिचेरी है ये इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इसके अलग अलग मैंने बताए थे डिस्ट्रिक्ट भी, और सबसे छोटे माही डिस्ट्रिक्ट भी बताया था इसका, और जो केरला में स्थित है। यनम इसका जो एक क्षेत्र है जो एपी में आता है, आंध्र प्रदेश में। और एक कराइल जो है वो तमिलनाडु में आता है, जो पांडिचेरी भी तमिलनाडु का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के आप नुकसान उठा सकते हो एग्जाम के दौरान। देखिए, भारत में सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सेकंड नंबर पर गुजरात की। तो इस बात को थोड़ा सा समझना, अगर आपसे पार्टिकुलर वो पूछ रहा है कि जलीय सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य की लगी हुई है, और वो नाम नहीं दे रहा, केंद्र शासित प्रदेश नहीं कह रहा है, और वो सेपरेटली राज्य नहीं कह रहा है, तो हम मान लेंगे फिर AND को। यानी AND का मतलब क्या है, अंडमान निकोबार को, क्योंकि अंडमान निकोबार की जो जलीय सीमा है वो गुजरात से भी ज़्यादा है। अगर पार्टिकुलर वो नाम दे रहा कह के, तो बहुत सामान्य प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की सबसे ज़्यादा जलीय सीमा है, तो वो AN यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगर वो नहीं दे रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम नहीं दिया है और उसने गुजरात दिया है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छा प्रश्न है। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत की तट राज्यों में सेकंड नंबर पर सर्वाधिक तटीय सीमा किस राज्य की है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। अगर आप वीडियो देखते हो तो ज़रूर देखना इस चीज़ को। और इसके बाद देखिए, 4 राज्य हैं जो क्या हो गए, पता लग गया होगा आपको, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा जलीय सीमा है। भारत में सर्वाधिक लंबी जलीय सीमा अंडमान निकोबार की और दूसरे नंबर पर गुजरात की है। ये आपको फैक्चुअली ध्यान रखना है। और अब आप एक चीज़ को समझना कि जो तटीय क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में कुछ ना कुछ अधिकार मिले हुए होते हैं, और जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों के बारे में कि हमारा तट कहाँ तक हो सकता है, या मगन तट कहाँ तक हो सकता है, हम अपने पोत कहाँ तक बना सकते हैं, ये हम कहाँ से हम अपना चुंगी या कर ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं। तो वो सब दायरे हैं, वो इसके जैसे एक कानून होता है, एक कानूनन उनको अधिकार होता है अपने क्षेत्र का। तो इसमें आप समझ रहे हैं, जो 1 nm जो 9 मिलीमीटर होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1.852 होता है, यानी नॉटिल मील बोलते हैं इसको, नॉटिल मील बोलते हैं इसको। और ये 1 किलोमीटर बराबर होता है 1.852। ठीक है, और बेसिक लाइन जिसे आधार लाइन बोलते हैं, इन सब के बारे में देखिए मैं आपको एक बार नीचे समझा देता हूँ। यहाँ देखना है आपको, भारत की जो समुद्री सीमा है, या भारतीय समुद्री सीमा या अधिकार, प्रादेशिक सीमा। तो प्रादेशिक सीमा क्या होती है आपको ये जानना है। स्थलीय यानी स्थलीय तटरेखा से सागर की ओर 12 nm, जिसे 22 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र को प्रादेशिक सीमा कहा जाता है। अगर हम बात करें समुद्र में या जलीय क्षेत्र में प्रादेशिक सीमा कहाँ तक फैली होती है, तो या तो 12 nm कह सकता है वो, और 12 nm को हम 22 किलोमीटर में संबोधित करेंगे। और अधिकार क्या है, सभी प्रकार के अधिकार यहाँ हमें सुरक्षित रहते हैं, हम यहाँ पे अपना कोई भी काम कर सकते हैं जिस दायरे में आ रहा है वो। और देखिए, अब अभी हम प्रादेशिक सीमा की बात की थी, अब बात करेंगे हम संलग्न सीमा की। संलग्न सीमा क्या होती है, तो एक बार फिर से मैं हटा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए, संलग्न सीमा यानी स्थलीय तटीय रेखा से आगार की ओर, आगार जानते हैं आप, की ओर 24 nm, जिसे हम बोलेंगे 44 किलोमीटर तक की दूरी क्षेत्र को संलग्न सीमा का नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रादेशिक सीमा होती है 22 किलोमीटर तक, 22 किलोमीटर को हम 12 nm कह सकते हैं। और जो संलग्न सीमा है, ये जो संलग्न सीमा होती है, ये सीमा होती है समुद्र से दूरी तक, कितनी दूरी तक, 44 किलोमीटर तक। और एक अधिकार के बारे में जान लीजिए, सागरीय सफाई संबंधित जो इसका में अधिकार है संलग्न सीमा में, सागरीय सफाई से संबंधित अधिकार है, और सागरीय सुरक्षा शुल्क का अधिकार है कि हम शुल्क ले सकते हैं, हमारे दायरे में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट है सीज, EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, जो ये है, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। EEZ ये क्या है, ये समझ लेना आप थोड़ा सा, ये पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया है, तो जरा देखना इसको। सागरीय तट रेखा से सागर की ओर यानी 200 nm, इसे हम कह सकते हैं 370 किलोमीटर की दूरी तक क्षेत्र को यानी एज कहा जाता है, एज कहा जाता है। तो ये एज क्या है आप समझ लेंगे, EEZ ईज है। अब पहले हमने प्रादेशिक सीमा के बारे में बात की, संलग्न सीमा के बारे में बात की है। तो प्रादेशिक सीमा उसकी हमने दूरी बताई थी 22 किलोमीटर, और इसके बाद में जो संलग्न सीमा है उसकी बताई थी 44 किलोमीटर, और इसकी हो जाएगी 370 किलोमीटर। तो इसको NM में बदल लेंगे, और वो ये 10 है, ये 24 है, और ये हो जाएगी 200
एन। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम इसे समझ लेंगे, आपके समझ में भी आया होगा 100%। अगर आपको वीडियो देखा है तो, अगर आप फिर से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिटर्न करके वीडियो को जरूर देखें और ज़रूर आपको समझ में आएगा और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है 100%। तो ये अधिकार देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है इसके, एज के अधिकार। संसाधनों की खोज हम कर सकते हैं यहाँ पर, संसाधनों का विदोहन, जो संसाधनों का विदोहन कर सकते हैं और कृत्रिम द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं। इतनी क्षेत्र तक हम कृत्रिम द्वीपों का अपने द्वीप बना सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अधिकार हैं जो सागरीय क्षेत्र में दिए गए हैं। इन अधिकारों के बारे में हमने आपको बताया। तो चाहे वो प्रादेशिक अधिकार हो या प्रादेशिक क्षेत्र क्या है, संलग्न सीमा क्या है, और फिर एज क्या है, EEZ एज क्या है, और इसका क्षेत्र कहाँ तक होता है, ये सब बताया। तो ये समझना आपको। उच्च सागर हाई सीज 200 NM के आगे का जलीय क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार को यानी सामान का हक होता है या अधिकार प्राप्त होता है, किसी भी राष्ट्र का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होता, उसे उच्च सागर कहा जाता है। अब आप देखेंगे इससे आगे अगर हम जाएंगे तो वहाँ किसी विशेष व्यक्ति का क्या है, हक नहीं है। कहाँ, 370 किलोमीटर से आगे। तो भारत की प्रमुख सीमाएं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सीमाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख सीमाएं, तो सर सिरिल और रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण 1947 को हुआ था। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कब, यानी 17 जुलाई, 17 अगस्त, 17 सितंबर, 17 अक्टूबर, मुझे डेट बताना है कि किस दिन इस रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 में। और ये सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच। और इसके बाद में क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LDC, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और आप समझना है सर मार्टिन डूरंड रेखा जो है, इसका निर्धारण 1896 में किया था। जो डूरंड रेखा, इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य में भी, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में भी यही सीमा है, डूरंड रेखा। और देखिए आगे, देखिए वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य स्थित है कौन सी, डूरंड रेखा। सर मैकमोहन या मैकमोहन जो रेखा है, यह भारत और अरुणाचल प्रदेश, भारत में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के चीन तक का क्षेत्र है। वहाँ पे क्या है, मैकमोहन रेखा है, यानी भारत और चीन के मध्य स्थित रेखा को मैकमोहन बोलते हैं। ये कई बार पेपर में आती है। एक है जीरो लाइन, तो जीरो लाइन है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो एक चीज़ और जानेंगे, राम सेतु आदम ब्रिज क्या है। तो आप लोगों को पता होगा, इसके लिए बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि ऐसा बताया जाता है कि जब भगवान राम ने लंका पर आक्रमण किया था तो उस समय जो पुल का निर्माण हुआ था, ये पुल श्रीलंका के मार्ग को निर्धारण करता है। तो जब देख लेना एक बार थोड़ा सा इसको भी। तो यहाँ से भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जाता है, इस प्रश्न को जरूर देखें आप। देखिए एक है पाक जल संधि, जो पाक जल संधि है वो पड़ती है यहाँ पे। तो पेपर में आपसे पूछे कि पाक जल संधि कहाँ है, वो भारत और श्रीलंका के मध्य में है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में हो। तो इस प्रश्न से बचना। और ये इसे पाक जल संधि या पाक जल डमरू बोलते हैं, ये पेपर में लगातार पूछ जाती है। और इसके बाद में इधर हटके वो है मन्नार की खाड़ी, क्या है, मन्नार की खाड़ी। और आगे इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे जो है आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, और जो ये यहाँ पे ये क्षेत्र है, ये राम सेतु है, ये राम सेतु है, आदम ब्रिज कहा जाता है। और इसकी लंबाई है 30 मील यानी 48 किलोमीटर। ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और ये चीज़ आप समझना, पाक जल संधि क्या है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो देखिए जरा, पाक जल संधि यह मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी, मैंने अभी दिखाया था ना आपको, इधर जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ है मन्नार की खाड़ी, और जो मन्नार की खाड़ी, और यहाँ है पाक खाड़ी, पाक जलडमरू। और इसके बाद में जो है बंगाल की खाड़ी, कौन सी है, बंगाल। तो साफ दिख रहा है बंगाल की जो खाड़ी है। तो देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, पाक जल संधि है, यह मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि उनके बीच में स्थित है, बीच में स्थित है ना। और यह तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, कि जो सीमाओं से संबंधित जो भारत में जो सीमा पर स्थित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उनको लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी प्रश्न आपको थोड़ा समझना है। देखिए 29, ये देखिए 29 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं,
सीमा पर स्थित हैं। देखिए 23 राज्य, 23 राज्य हो गए और 6 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी आपको लगा होगा 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ 8 लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 28। तो कितने कम हुए, इधर 5 कम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो अपनी कोई स्तरीय सीमा किसी देश के साथ टच नहीं कर रहे हैं, और इधर 2 ऐसे राज्य, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी भी देश के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझना है। तो एक बार देखना, और मैं फिर से अगर आपको समझाऊं तो जो ये स्थलीय सीमा है इससे टच होने वाले राज्यों की संख्या है 16। कितनी है? तो 16 है। मैं थोड़ा सा अलग कलर में दिखा देता हूँ कितनी है। तो ये है 16। अगर हम बात करें अगर इधर देख लेते हैं, अगर स्थलीय जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 2, जो एक तो है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। ये 2 ही हैं, और इन्हें जोड़ करके देखें तो हम ये हो जाते हैं 18। कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। या मैं 18 लिख देता हूँ, 16 2 18। यानी स्थलीय सीमा से लगने वाले अगर बात करते हैं हम तो ये 16 हैं राज्य, और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 है, तो ये 18 हो गए। इसके बाद जो जलीय सीमा है वो देखिए 9 तो हैं, 9 जलीय सीमा पर 9 तटीय राज्य हैं। 9 तटीय राज्यों के साथ में 4 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, मैंने पीछे भी समझा चुका हूँ उसको। तो ये इसका एक खाका बना हुआ है कि यहाँ स्थलीय सीमा पर एक 16 है और एक क्या है, 2 है। तो 18 हो गए, और इधर क्या है, 9 है और 4 है। तो ये कितने हो गए, 13। हाँ, तो ये देख लीजिए थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट देखिए। तो इस तरह से क्या है, ये लगे हुए हैं और इनकी सीमाएं लगी हुई हैं। तो एक बार मैं इसे आपको समझा देता हूँ। भारत के वे राज्य जलीय व स्थलीय दोनों सीमा पर स्थित हैं, उनकी संख्या है, देखिए जो जलीय और स्थलीय सीमा पर टच हुए हैं उनकी संख्या है 2। एक तो है गुजरात और एक है पश्चिमी बंगाल। देखिए वो जलीय सीमा पर भी आ रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार इसका एक मैपांकन करके दिखा देता हूँ, जरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से अगर इस मैप को हम देखते हैं, ये लीजिए, जैसे ये देखिए, ये क्या दक्षिणी भारत है, और इसमें क्या यहाँ पे आता है गुजरात, गुजरात, और ये क्या है बंगाल, बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो देखिए जो गुजरात है इसकी स्थलीय सीमा पाकिस्तान देश से लगी हुई है। ये जो है इसकी ऊपर म्यांमार से लगी हुई है, बांग्लादेश से लगी हुई है, बांग्लादेश से। और इसकी क्या है, ये जलीय सीमा पर भी आ रहे हैं। तो ये 2 जिलों को 2 बार गिन लिया गया है, इसलिए हम इसे कम करेंगे तो देखना आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। भारत के अंतःस्थलीय राज्य व एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 7 हो जाएगी। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले आपको। तो 5 तो ऐसे हैं जो राज्य कम पड़ रहे हैं क्योंकि 23 राज्य हैं जो सीमा पर हैं, और 4 राज्य ऐसे हैं जो 2 राज्य ऐसे हैं जो उस सीमा पर स्थित हैं, स्थलीय सीमा पर है कि नहीं है। जो द्वीप समूह वो अलग चीज़ है, 2 ही हैं केवल, वो 2 और 5 7 हो जाएंगे। तो क्योंकि वो 4 लगे हुए हैं। तो जरा देखना एक बार इनको, देखिए अंतःस्थलीय जो जिले हैं उनको देख लीजिए एक बार। यहाँ देख लीजिए 5 राज्य हैं जो अंतःस्थलीय सीमा पर स्थित हैं। अंतःस्थलीय सीमा का मतलब है जो किसी भी राज्य के साथ, किसी भी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो एक तो है एमपी। अब पेपर में आपसे पूछा जाए कि वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो स्थलीय सीमा पर आधारित नहीं है, तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, जो तेलंगाना जो नवनिर्मित जिला है जिसकी राज्य है जिसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, और एक है हरियाणा जो पंजाब से अलग हुआ था 1966 1 नवंबर 1966 को। यूटियों की संख्या 2, दिल्ली और चंडीगढ़। अब जो 2 यूटी हैं ये दिल्ली और चंडीगढ़, ये किसी भी ना तो जलीय सीमा पर हैं और ना ये स्थलीय सीमा पर हैं। 2 नहीं है, 4 के नाम आपने सुने होंगे। दादर नागर हवेली का नाम सुना है, लक्षद्वीप का नाम सुना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना है, और मैंने पांडिचेरी के बारे में बताया था। तो ये 4 हैं, 4 हैं, लेकिन इन और 2 ऊपर हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर, वो 2 और भी हैं, 6 हो गए। और ये 2 का कहीं भी नाम आपने नहीं सुना क्योंकि ये कहीं भी अपना ना तो जलीय सीमा बनाते हैं ना स्थलीय सीमा बनाते हैं। आगे देखिए जरा, आगे देखिए। तो भारत के प्रमुख सीमावर्ती विवाद, कि भारत के जो प्रमुख सीमावर्ती विवाद हैं उनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है कि कौन सा क्षेत्र किस विवाद के लिए जाना जाता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझना है।
प्रमुख सीमावर्ती विवाद हैं सर क्रीक विवाद, ये गुजरात में पड़ता है सर क्रीक क्षेत्र। इसे पाकिस्तान अपना स्वीकार करता है और भारत अपना स्वीकार करता है। इसको लेकर के एक प्रॉब्लम का विषय बना हुआ है। सर क्रीक जो विवाद क्षेत्र है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक शब्द आता है सियाचिन, ये लद्दाख में है और यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत की स्थापना 1984 में 1984 में की गई थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कॉपी वगैरह में नोट कर लेना कि ऑपरेशन मेघदूत की स्थापना कब हुई थी लद्दाख में। और आप ध्यान रखें ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है सियाचिन। ये चीन शब्द आ रहा है, ये मत समझना कि चीन से संबंध है इसका, चीन से नहीं है, पाकिस्तान में लद्दाख के पास में है, ठीक है। और आप देखिए आगे एक झील है पेगोंग झील, ये लद्दाख में स्थित है। ये भारत और चीन के मध्य एक विवाद का पॉइंट है। और एक है डोकलाम विवाद, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। डोकलाम विवाद का संबंध है सिक्किम से, सिक्किम राज्य भारत का और सिक्किम कहाँ पड़ता है, चीन के पास में। तो भारत और चीन का विवाद है डोकलाम विवाद, जो सिक्किम राज्य से संबंधित रखता है। और एक है नेफा, और इसके बारे में बात करें तो ये भारत और चीन के बाद में है। और नॉर्थ ईस्ट यानी एंटार्कटिक एजेंसी जो है अरुणाचल प्रदेश में नेफा, और इसका संबंध है भारत और चीन से। स्टेपल यानी नत्थी विवाद, तो इस विवाद का संबंध भी भारत और चीन से है। तो मैक्सिमम विवाद भारत चीन के साथ हैं। और काला पानी का जो विवाद है उत्तराखंड और भारत और नेपाल के मध्य है। काला पानी विवाद वैसे बेसिकली उत्तराखंड और उत्तराखंड का संबंध अगर हम देखें भारत के हिसाब से तो भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद है। रोहिंग्या शरणार्थी विवाद, अगर आप देखें कि जो म्यांमार देश है, इस देश से कुछ मुस्लिम शरणार्थी के रूप में भारत आ गए हैं, जिन्हें हम रोहिंग्या मुसलमान बोलते हैं, और इनका विवाद है वो चला आ रहा है। तो रोहिंग्या जो विवाद है ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। एक और है चकमा शरणार्थी विवाद। ये जो चकमा शरणार्थी विवाद है इसका संबंध क्या है कि ये बांग्लादेश को चकमा देकर के भारत में आ गए हैं। चकमा देकर कहाँ गए, भारत में आ गए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद है चकमा शरणार्थियों का। और 3 बीघा गलियारा जो विवाद है वेस्ट बंगाल के संबंध में है, और ये भी बांग्लादेश और भारत के बीच में है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। न्यूमोर द्वीप बंगाल की खाड़ी, देखिए जो न्यूमोर द्वीप है इस पर पहले भारत अपना कब्जा जताता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायालय ने अब इसका निपटारण कर दिया है। अब वो बांग्लादेश के हिस्से में कर दिया गया है। न्यूमोर जो द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी में है और वो बांग्लादेश का हिस्से में आ गया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है तिस्ता विवाद, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तिस्ता नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का पॉइंट है। एक है फरक्का विवाद, हालांकि नदी में आता है लेकिन फिर भी मैं आपको साझा कर देता हूँ। फरक्का जो विवाद है ये गंगा नदी पर और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। तो एक चीज़ और देखिए थोड़ा सा, भारत एवं चीन के मध्य सीमावर्ती विवाद अधिक है। भारत और चीन के मध्य में है क्योंकि भारत और चीन के मध्य सीमांकन का अभाव है, क्योंकि यहाँ सीमांकन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है पर्वतों की वजह से, पहाड़ों की वजह से, इसलिए। तो आपको ये भी जानना कि बफर स्टेट क्या होता है। बफर स्टेट वे राष्ट्र या देश जो विरोधी राष्ट्रों के मध्य में स्थित होते हैं, जैसे भारत और चीन के मध्य में स्थित नेपाल और भूटान, ये बफर स्टेट में आते हैं। तो साथियों हमने अब तक आपको 3 वीडियो दे दिए हैं भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थिति और विस्तार को लेकर के। ये हमारा आज तीसरा वीडियो था, आज ये समापन हो गया है। परिपक्व नोट्स हैं, अगर आप लोग इसके नोट्स वगैरह PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल जो है इसका टेलीग्राम चैनल, वो हमने लिंक इसमें डाल दिया है, और निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं और अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर हमें कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।